पिछले कुछ माह से इजराइल हमास आतंकवादी संगठन को नष्ट करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और आप देखे होंगे कि गाजा में हजारों महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, इन दोनों देशों ने इस पहलू को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मसले को उठाया है। दक्षिण अफ्रीका ने मांग किया कि इजराइल सैनिक अभियान बंद करे। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तर्क भी दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने भी कहा कि इजराइल वार क्राइम कर रहा है, युद्ध के नाम पर अपराध कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है। इसलिए आईसीसी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इजराइल के खिलाफ वारंट जारी करे। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या और कैसे कार्य करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए सबसे पहले 1899 में 1899 में मध्यस्थता के लिए स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जब राष्ट्र संघ बना 1920 में, तो राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया, जिसको पीसीआईजे कहा जाता है। और जब यूएन बन गया, तो यूएन बनने के बाद सैन फ्रांसिस्को जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें पीसीआईजे का नाम बदलकर आईसीजे कर दिया गया। तो जिस तरह से सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम 1899 में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद जब राष्ट्र संघ बना 1920 में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए स्थायी जो न्यायालय बनाया गया, उसका नाम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस रखा गया। जब यूएन बन गया, तो यूएन बनने के बाद सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ, उसमें पीसीआईजे का नाम बदलकर आईसीजे कर दिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। मतलब प्रत्येक 5 न्यायाधीश 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीशों का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। मध्यावधि में कोई स्थान यदि खाली होता है और कोई न्यायाधीश, मान लीजिए उसका डेथ हो गया, तो ऐसी दशा में उसकी जगह पर जो रखा जाएगा, वो शेष अवधि के लिए रखा जाता है। और हेग में इसका स्थान बनाया गया है। लेकिन इसकी बैठक कहीं पर भी हो सकती है। न्यायालय जो निर्णय करता है, उसमें जो भी जज उपस्थित हैं, उसके बहुमत से निर्णय किया जाता है। और फिर आपको ध्यान होगा कि जो जजों की नियुक्ति होती है, महासभा और सुरक्षा परिषद के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो देखिए, ज्यूरिसडिक्शन यह है कि जो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है, मतलब कोई संधि समझौता है तो उसकी व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना, या इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बारे में बताना, इसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। और दूसरा जो क्षेत्राधिकार है, जिसको वॉलंटरी कह सकते हैं, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार कह सकते हैं, इसमें कोई जो समझौता होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है, तो देश सहमति से इसमें मुकदमा ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर का मैटर है, तो भारत पाकिस्तान कश्मीर का मैटर उसमें लाने का प्रयास कर रहे थे। खैर, वो मुद्दा भारत ने मना कर दिया, तो मैटर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं गया। एक क्षेत्राधिकार इसका एडवाइजरी है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, परामर्शी क्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि जो हम लोग के यहाँ यूएन बनाया गया है, तो कोई यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो चाहे यूएन है या यूएन की जो स्पेशल एजेंसियां हैं, ये लोग भी परामर्श मांग सकती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएलओ, तमाम जो संस्थाएं हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांगती हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अभी तक बहुत सारे अवसरों पर अच्छा कार्य किया है। जैसे भारत पुर्तगाल का मैटर था, देखिए, गोवा अच्छा कार्य किया। हिंद महासागर में मछली पकड़ने वाले देशों के संदर्भ में जो निर्णय है, या इसी प्रकार से देखे होंगे कि कोरोना संकट के समय वह इसको महामारी घोषित करने के लिए भी सलाह इसने दिया। और क्षेत्रीय स्तर पर भी चीन जापान के मध्य सेनकाकू विवाद था, उसका भी समाधान किया। दक्षिणी चीन सागर का विवाद देखे होंगे, इंडोनेशिया फिलीपींस के अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि आईसीजे को हम लोग पूर्णतः सफल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूर्णतः सफल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। जजों की नियुक्ति में बड़े देशों की भूमिका रहती है। न्यायाधीश भी पुनः नियुक्ति के लिए पश्चिमी देशों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनके पक्ष में निर्णय देते हैं। इसी कारण
आईसीजे में लोकतांत्रिक सुधार की मांग की जाती है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूएन का पार्ट है और एक आईसीसी बनाया गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया है। तो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय 1998 में रोम समझौता हुआ था और रोम समझौते के माध्यम से ही इसको बढ़ावा दिया गया। 2002 में जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अस्तित्व में आया, 2003 से कार्य करना शुरू किया और इसका मुख्यालय भी हेग में। यहाँ पर जो है आईसीसी जो है इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध अपराध होता है उस युद्ध अपराध के संदर्भ में जो निर्णय देता है और कहीं न कहीं निर्णय जो है ये बाध्यकारी भी होता है। अब यहाँ हम लोग को एक चीज समझना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं यूएनओ का पार्ट माना जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बताया कि जो सरकार के 3 अंग हैं, उसी तरह से यूएन में विधायिका, महासभा, कार्यपालिका यूएनएससी और न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको आईसीजे कहा जाता है, तो पार्ट माना जाता है। लेकिन जो आईसीसी है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, वो उसका पार्ट नहीं है, अलग से समझौता करके बनाया गया। जैसे अभी मैं बताया कि 1998 में जो है रोम समझौता हुआ, उसके माध्यम से बना, 2003 से कार्य करना शुरू किया है। और जो आईसीजे है वो आईसीजे का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में 9 डैश लाइन के संदर्भ में जो निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दिया था, चीन उसको कहां माना। लेकिन जो आईसीसी है उसका निर्णय जो है बाध्यकारी होता है। जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी दिया गया, इराक का मसला। और मैं अभी बताया कि यूएन के जितने भी सदस्य हैं सब जो है यूएन के जितने भी सदस्य हैं सब आईसीजे के जो है सदस्य माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यूएन के सदस्य हैं, सभी सदस्य जो है आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके सदस्य नहीं माने जाते हैं, बल्कि जो देश हस्ताक्षर करते हैं उन्हीं देशों पर लागू होता है। और जो आईसीजे बनाया गया है इसमें कोई भी मामला जा सकता है, सिविल मामला हो, फौजदारी हो, सीमा विवाद हो, कोई भी मामला जा सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें केवल आपराधिक मामले जा सकते हैं, जैसा इजराइल का जो मैटर है। इसका मतलब हुआ कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें मुकदमे तब लाए जाते हैं जब कोई देश स्वयं कार्रवाई नहीं करता है या मान लीजिए आपराधिक गतिविधि कर रहा है। तो यह जो आईसीसी है यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि विश्व में व्यवस्था बनाने की एक अनुपूरक संस्था है। किसी भी व्यक्ति पर इसमें मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे अभी मैं बताया कि सद्दाम हुसैन साहब पर मुकदमा चलाया गया, उसके पद और ओहदे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि वो देश उस पर हस्ताक्षर किया।